कंपनी रूल से क्राउन के कंट्रोल तक, वॉर्स और एनेक्सेशन के थ्रू रेजिस्टेंस और फ्रीडम स्ट्रगल तक, यही है मॉडर्न इंडिया की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में हमने वुमेन रिफॉर्म्स मूवमेंट को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को कवर करेंगे। कंपनी के विक्ट्री और उसके साथ कॉलोनियल कल्चर और आइडियोलॉजी ने भारतीय समाज को अपनी परंपराओं और संस्थाओं की खूबियों और कमियों पर आत्ममंथन करने के लिए सिचुएशन क्रिएट किया और इसी के तहत रिफॉर्म मूवमेंट्स उभर कर आते हैं। हम एक एक करके इन रिफॉर्म मूवमेंट्स को पढ़ेंगे पीटी के नजरिए से। सबसे पहले यह नई मानसिकता हेनरी विवियन डेरोजियो के छात्रों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। डेरोजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, जिन्होंने अपने छात्रों में स्वतंत्र चिंतन की भावना का विकास किया। यंग बंगाल मूवमेंट के नाम का यह दल अपने व्यक्तिवादी सामाजिक विद्रोह के लिए जाना जाता था। इस मूवमेंट ने हिंदू धर्म के सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवाद को एक बौद्धिक चुनौती दी। 1838 में सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज का गठन किया गया। इस ग्रुप में वेस्टर्न साइंस से संबंधित विभिन्न पक्षों पर बहस होते थे। यह मूवमेंट अनेक सामाजिक सुधारों का समर्थन करता था, जैसे जातिवाद को खत्म करना, बाल विवाह पर रोक, बहुपत्नीवाद पर प्रतिबंध लगाने, विडो रिमैरेज और साथ ही साथ यह नास्तिकता का पालन भी करता था। इसके बाद बंगाल में रिफॉर्म मूवमेंट का आरंभ राजा राम मोहन रॉय ने किया, जिनको अक्सर आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे फारसी अरबी के विद्वान थे और आगे चलकर वेदांतिक मोनोइज्म का उन्होंने अध्ययन किया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने क्रिश्चियनिटी की श्रेष्ठता, जो क्रिश्चियन मिशनरीज प्रोपगेट करते थे, उसे चैलेंज किया। इसके लिए उन्होंने वेदांत ग्रंथों का सहारा लिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहित प्रीस्ट क्राफ्ट और पॉलीथीइज्म, बहुदेववाद की निंदा की और बंगाली में उपनिषदों का अनुवाद किया, यह दिखाने के लिए कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ स्वयं भी एकेश्वरवाद मोनोथीइज्म के प्रचारक थे। राममोहन रॉय का सबसे पहला संगठन कलकत्ता में 1815 में स्थापित आत्मीय सभा था, जिसने अंततः 1828 में ब्रह्मो समाज का रूप लिया। यह एक एजुकेटेड मिडिल क्लास बंगाली का प्रमुख धार्मिक आंदोलन बनकर उभरा और मोनोथीइज्म के मूल सिद्धांत पर आधारित था। 1833 में रॉय की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। इस आंदोलन को कलकत्ता से बाहर निकालने का या वास्तव में फैलाने का काम 1860 के दशक में विजय कृष्ण गोस्वामी और केशव चंद्र सेन ने किया। देवेंद्रनाथ और केशव सेन के बीच ब्रह्मो समाज के कार्य को लेकर काफी मतभेद थे। फिर 1866 में केशव सेन के फॉलोअर्स ने अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना लिया, जबकि देवेंद्रनाथ के फॉलोअर्स ने आदि ब्रह्मो समाज के नाम से अपना पहचान बनाया। धीरे धीरे केशव सेन रामकृष्ण परमहंस के निकट आने लगे। 1878 में उनके फॉलोअर्स ने उनसे अलग होकर साधारण ब्रह्मो समाज बनाया। इसके बाद 1881 में सेन ने अपना नवोविधान बनाया। पश्चिम भारत में सुधारों की शुरुआत 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दो अलग अलग तरीके से होती है। एक तरीका प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के छानबीन व अनुवाद का, और उसमें भारतीय सभ्यता की गरिमा को तलाश करना था। इस कार्य में केटी तेलन, वीएन मंडालिक और सबसे बढ़कर आरजी भंडारकर थे। दूसरा तरीका था डायरेक्ट रिफॉर्म का, जिसमें सामाजिक संस्थाएं
जैसे जाति प्रथा, विडो रीमैरिज पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता था। यह कार्य मेहताजी दुर्गाराम मंचरन, करसोनदास मुलजी और दादोबा पांडुराम जैसे व्यक्तियों ने किया, जो 1844 में स्थापित मानव धर्म सभा और 1849 में स्थापित परमहंस मंडली जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे। केशव चंद्र सेन के 1864 और 1867 में बंबई के यात्रा ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना का रूप लिया। इसके संस्थापक अध्यक्ष आत्माराम पांडुरंग थे। उनके अलावा एम जी रानडे, आर जी भंडारकर, एन जी चंद्रवारकर और के टी तेलंग इस समाज से जुड़े थे। प्रार्थना समाज भी मोनोथेइज्म का प्रचार तथा मूर्ति पूजा, प्रीस्क्राफ्ट और जाति भेदों की निंदा करता था। पुणे, सूरत, अहमदाबाद, किर्की, कोल्हापुर और सतारा में इसकी कई शाखाएं स्थापित हुई। प्रार्थना समाज के एक्टिविटीज दक्षिण भारत में भी फैले, जहां इस आंदोलन का नेतृत्व तेलुगु सुधारक वीर सैलिंगम पंटोलू ने किया। 20वीं सदी के आरंभ तक मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी 18 शाखाएं थी। 1864 में ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड होकर चेन्नई में, उस समय के मद्रास में, वेदा समाज की स्थापना हुई, जो अपने कार्यों में जाति भेदभाव को मिटाने और विडो रीमैरिज और मोनोथेइज्म के प्रचार के लिए जाना गया। 1880 के दशक में रामकृष्ण और विवेकानंद के आंदोलन का उदय हुआ। पश्चिम की बुद्धिवादी शिक्षा से एकदम अछूते इस संत ने हिंदू धर्म की सरल व्याख्याएं पेश की। वेस्टर्न एजुकेशन और उससे उत्पन्न रूटीन लाइफ को कंडेम किया। उनके इस मिशन को उनके शिष्य विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। उन्होंने इस मिशन में एक जील यानी कि एक उत्साह भरने के लिए उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने समाज सेवा के आदर्श का आवाहन किया। उन्होंने बल देकर कहा कि गरीबों की सेवा भगवान की सेवा का सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए उन्होंने 1897 में एक परोपकारी संगठन यानी कि एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वे हिंदू सभ्यता की महिमा में गहरी आस्था का प्रदर्शन करते थे। हिंदू धार्मिक प्रतीकों के उपयोग ने उत्तर भारत में आर्य समाज का रूप लिया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। उन्होंने सबसे प्रामाणिक भारतीय धार्मिक ग्रंथों के रूप में वेदों का उल्लेख किया। उनका दावा था कि वैज्ञानिक सत्य, साइंटिफिक ट्रूथ, केवल वेदों में थे। वेदों की सत्ता के आधार पर उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ब्राह्मण पुरोहितों के डोमिनेशन और चाइल्ड मैरिज को कंडेम किया और विडो रीमैरिज, अंतरजातीय विवाहों को और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। इस पूरे हिंदू रिवाइवलिज्म के एविडेंसेस हमें मद्रास प्रेसिडेंसी में भी देखने को मिलते हैं। विभूति संगम और 1882 में एस्टैब्लिश्ड थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू रिवाइवलिज्म को बल दिया। हिंदू धर्म के इस जुझारू रूप और उस समय के पॉलिटिकल कंडीशंस ने सिखों, मुसलमानों और पारसियों में भी रिवाइवल मूवमेंट को जन्म दिया। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में एक संगठित सिंह सभा आंदोलन के जरिए एक सुस्पष्ट सिख पहचान की अभिव्यक्ति सामने आई। पहली सिंह सभा का जन्म अमृतसर 1873 में हुआ तथा दूसरी का लाहौर 1879 में। 1880 से लेकर 1900 के बीच लगभग 115 सिंह सभाओं की स्थापना हुई, अधिकतर पंजाब में और कुछ देश के दूसरे भागों में भी और विदेशों में भी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तत् खालसा यानी कि शुद्ध सिख की छवि को फिर से उभारना था और गुरमुखी लिपि और पंजाबी भाषा को सिख
पहचान के सबसे प्रामाणिक प्रतीक बनाना था। इसके अलावा मुस्लिमों में अलीगढ़ और अहमदिया मूवमेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में और इस्लाम को रैशनल बनाने के लिए कई प्रयास किए। इसी तरह से पारसियों में यही काम, रिवाइवलिज्म का काम, रहनुमाई मजदे-हसन सभा में देखने को मिलता है। इसी दौरान हमें कुछ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट या इंटेलेक्चुअल करेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें ससादर तारक चूड़ामणि, जो पश्चिम के हर एक आधुनिक वैज्ञानिक खोज की दावेदारी को भारतीयों को बहुत पहले से ज्ञात होने पर दावा करते थे। यानी कि उनका कहना था कि वेस्टर्न जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं वो वो ऑलरेडी इंडियंस को पहले से पता थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके इन्वेंशंस को डिसरेस्पेक्ट करते थे या डिसक्रेडिट करते थे, बट वो ये बात कहते थे कि जो आप बता रहे हैं हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम बहुत जोर तरीके से आता है इस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में, जहां उन्होंने पौराणिक पात्र कृष्ण को एक आधुनिक राजनीतिज्ञ, राष्ट्र निर्माता के रूप में चित्रित किया। अपने 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ में उन्होंने मदर इंडिया का एक बिंब गढ़ा और उनका गीत वंदे मातरम भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का गीत बन गया। इस बार ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हाल फिलहाल में हमें करंट अफेयर्स में हमने ये चीज़ देखा था कि वंदे मातरम के अराउंड काफ़ी डिबेट्स चले थे। तो इस फैक्ट्स को जरूर याद रखिएगा कि किसने लिखा था, कब लिखा था, किस नॉवल से ये नेशनल एंथम जो है वो रिलेटेड है। तो इन सबको जरूर याद। तो ये था आज का टॉपिक। किसी भी डाउट या क्वेश्चन को आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।